नमस्कार साथियों, मैं महाराज कुमार गुप्ता, आपका अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों आपको स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती तैयारी 4.0 मित्रों बहुत ही जल्द होने वाला है। बहुत जल्द इसका फॉर्म भी भरा जाएगा। अतः आप सभी मित्रों से साथियों से अनुरोध है, इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे म्यूजिक की क्लास लिए जाते हैं। अतः रात्रि 8 बजे चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपने अपने स्टेटस पर जरूर लगा दें, ताकि जो भी आपके सगे संबंधित है सभी लोग देख सकें, सभी लोग जान सके और सभी लोग पढ़ सकें। आज का पहला प्रश्न साथियों, एमसीक्यू का पहला प्रश्न आपका है, राग में जिस स्वर की प्रधानता हो वह स्वर क्या कहलाता है? फट से मित्रों बताइए कि राग में जिस स्वर की प्रधानता हो वह स्वर क्या कहलाता है? ए में आपका मंद्र है, बी में अपन्यास है, सी में अंश है, डी में आपका न्यास है। साथियों, जिस प्रश्न का आंसर आपको याद है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए, ताकि आपको 100% प्रश्नों का आंसर कमांड हो जाए। राग में जिस स्वर की प्रधानता हो वह स्वर क्या कहलाता है? अंश स्वर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है साथियों। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, आधुनिक रागों में प्रारंभिक स्वर क्या होता है? और से मित्रों बताइए, आधुनिक रागों में प्रारंभिक स्वर क्या होता है? ए में आपका मध्य षड्ज है, बी में आपका मंद्र निषाद है, सी में आपका शुद्ध दैवत है, डी में आपका पंचम न्यास है। मित्रों फट से बताइए कि आधुनिक राग में प्रारंभिक स्वर क्या होता है। साथियों बताते चले कि 3 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मध्य षड्ज। ऑप्शन नंबर एपल हमारा सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा बारीकी से, और कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दें। और जो भी आपके सगे संबंधित मित्र हैं उनको आप यह वीडियो जरूर शेयर कर दें। और हम सभी से अनुरोध और रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को आप अपने स्टेटस पर जरूर लगाएं, ताकि सभी लोग को जानकारी हो सके कि प्रतिदिन अब पुनः क्लास स्टार्ट हो चुका है। वर्तमान समय में प्रत्येक राग का समापन किस पर होता है? ए में आपका न्यास है, बी में अपन्यास है, सी में आपका मध्य षड्ज है, डी में मित्रों मंद्र निषाद है। और से साथियों बताइए कि वर्तमान समय में प्रत्येक राग का समापन किस पर होता है? तो मित्रों बताते चले कि 4 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मध्य षड्ज पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों, वर्तमान समय में निम्न में से किसे संगीत रूपी भाषा का विराम चिन्ह कहा जा सकता है? ए में आपका न्यास है, बी में अपन्यास है, सी में अल्पत्व है, और डी मित्रों न्यास तथा अपन्यास है। और से मित्रों बताइए कि वर्तमान समय में निम्न में से किसे संगीत रूपी भाषा का विराम चिन्ह कहा जा सकता है? तो मित्रों बताते चले कि 5 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। और क्लास जैसे ही अंत होता है तो मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही हुआ। मित्रों बताते चलें, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यास तथा अपन्यास। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, सप्तक के कितने प्रकार माने गए हैं? ए में आपका 2 है, बी में 3 है, सी में 5 है, डी में आपका 7 है। और से मित्रों बताइए कि सप्तक के कितने प्रकार माने गए हैं। और से मित्रों बताइए, इतना आपको हिंट तो जरूर करेंगे कि 6 नंबर प्रश्न का आंसर जो है मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सप्तक के कितने प्रकार माने गए हैं। तो सप्तक के मित्रों कुल प्रकार जो माने गए हैं ध्यान दीजिएगा 5 प्रकार माने गए हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। सप्तक कितने हैं? तो सप्तक 7 है। ठीक है। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सप्तक के प्रकार में शामिल नहीं है? विद्रूप, मंद्र, मध्य, तार। ठीक है। तो मित्रों बताते चले कि जब इसके पहले यदि आप हमसे क्लास ज्वाइन किए होंगे तो इस प्रश्न का आंसर मित्रों हम बता चुके हैं पहले भी कि कौन कौन सप्तक होते हैं। तो मंद्र सप्तक है, तार सप्तक है, मध्य सप्तक है। 3 सप्तक तो इसमें आपको 100% नजर आ रहा है। अर्थात कहने के मतलब मित्रों कि विद्रूप कोई सप्तक है ये नहीं है। नहीं,
मतलब एप्पल हमारा क्या है, सही आंसर है। अगला प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। मंद्र सप्तक में कौन सा लय अधिक कर्णप्रिय प्रतीत होता है? बताइए साथियों कि मंद्र सप्तक में कौन सा लय अधिक कर्णप्रिय होता है? ए में आपका मध्य लय है, बी में द्रुत लय है, सी में विलंबित लय है, डी मित्रों इनमें से कोई नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको शांत रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है कि क्वेश्चन जैसे ही पढ़ते हैं तब आंसर देने के लिए हलचल मचा दीजिए, मतलब सबसे पहले कमेंट में आंसर दीजिए। नहीं, सोचना ही नहीं है कि अगला व्यक्ति आंसर देगा तब हम जो आंसर देंगे, यही गलत आदत है। आगे रहने की कोशिश करिए हमेशा। मंद्र सप्तक में कौन सा लय अधिक कर्ण प्रिय प्रतीत होता है? तो मित्रों 8 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा विलंबित लय। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। इस प्रकार साथियों बारीकी से ध्यान दीजिएगा 9 नंबर प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा राग तार सप्तक में अधिक रंजक नहीं प्रतीत होता है? ए में आपका है राग बहार, बी में राग दरबारी, सी में राग अंडाना बसंत और डी में मित्रों इनमें से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 9 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि 9 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा राग दरबारी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर फिर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है निम्न में से कौन सा राग गंभीर प्रकृति का माना जाता है? ए में आपका राग होगा, यहाँ पर ए में राग दरबारी है, बी में राग बहार है, सी में आपका राग है, राग अंडाना बसंत है और डी में मित्रों उपयुक्त में से सभी सही है। मित्रों बताइए कि 10 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा राग गंभीर प्रकृति का माना जाता है? तो मित्रों बताते चलें कि 10 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा राग दरबारी। एप्पल आंसर साथियों आपका सही है। नहीं, साथियों बताते चलें कि आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर के आए हैं, इसको आप अपने जीवन में जरूर जैसे उतारने की कोशिश करें ताकि आपका जीवन जैसे सुदृढ़ बन जाए। ध्यान दीजिएगा, सफलता का मूल मंत्र आपको बतला रहे हैं, ठीक है। एक दिन में नहीं मिलती मगर ठान लें तो एक दिन जरूर मिलती है। मतलब समझने का मतलब तो इसका अर्थ थोड़ा समझिए कि सफलता यदि सोचिए कि एक दिन में मिल जाए तो कभी संभव नहीं है, परंतु यदि चिट्ठी की तरह यदि आप लगातार मेहनत करते हैं, ठीक है, चिट्ठी की तरह लगातार यदि मेहनत करते हैं तो निश्चित है कि आपका सफलता मिलना ही मिलना है। या फिर कछुआ और खरगोश का कहानी आप लोग जानते होंगे, जो लगातार प्रयास किया उसका धीमा ही चाल क्यों नहीं था कछुआ का, परंतु लगातार प्रयास करने के कारण क्या हुआ, उसको सफलता मिला था। ठीक है, इसलिए हम लोग को भी ठान लीजिए और मान लीजिए और लगातार जैसे परिश्रम कीजिए, सफलता आपको कदमे पे तल होगा। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा, किसी राग में बहुत को कितने प्रकार से दिखाया जाता है? ए में आपका 5 है, बी में 4 है, सी में 3 है, डी में आपका 2 है। और से बताइए मित्रों किसी राग में बहुत को कितने प्रकार से दिखाया जाता है? तो मित्रों 11 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, किसी भी राग में बहुत को मित्रों 2 प्रकार से दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर फिर कीजिएगा, निम्नांकित कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें। मतलब इसमें इनमें से कौन सा ऐसा कथन है मित्रों जो असत्य है। आपको कुछ समय हम प्रत्येक प्रश्न में देते हैं, इसमें भी आपको कुछ समय देंगे। आप जैसे चारों ऑप्शन को पढ़िए, सोचिए, समझिए और जरूर आप बताइए निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें। फट से बताइए एकदम, है कि बहुत बार मित्रों हम पढ़ा चुके हैं। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का सत्य जो ऑप्शन है मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी ऑप्शन क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, किसी राग में बहुत तो 5 प्रकार के दिखाया जाता है। तो जबकि हम कुछ देर पहले ही बताए थे कि बहुत तो कितने प्रकार के, कमेंट में जरूर बताइए। अभी तो हम कुछ देर पहले आपको बता चुके हैं कि बहुत तो कितने प्रकार के हैं। ठीक है, इसीलिए बहुत यहाँ 5 दिया जो कि गलत है। अगले प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा, निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, फट से बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है।
मित्रों 13 नंबर प्रश्न का चारों ऑप्शन आपके समक्ष जैसे स्क्रीन पर प्ले कर दिए हैं। आप इसे देखिए, समझिए और जरूर बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। साथियों बताते चले कि 13 नंबर प्रश्न का आंसर जो सही है ऑप्शन नंबर बी, राग दरबारी में गंधार का अभ्यास बहुत दिखाया जाता है। नहीं, राग गंधारी में बहुत का अभ्यास जैसे दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी साथियों सही है। अगला प्रश्न मित्रों, राग विस्तार के समय जिस स्वर को छोड़ दिया जाए वह स्वर क्या कहलाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, राग विस्तार के समय जिस स्वर को छोड़ दिया जाए वह स्वर क्या कहलाता है। ए में आपका अनभ्यास है, अल्पत्व है। बी में लांघन अल्पत्व है। सी में तो अलांघन बहुत्व है और डी में आपका अभ्यास बहुत्व है। साथियों फट से बताइए, राग विस्तार के समय जिस स्वर को छोड़ दिया जाए वह स्वर क्या कहलाता है। तो मित्रों 14 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा लांघन अल्पत्व। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, इस प्रकार 15 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से किसी में स्वर को राग का विस्तार करते समय छोड़ा तो नहीं जा सकता परंतु उस पर न्यास भी नहीं किया जा सकता है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ही है। और से बताइए, ए में आपका अनभ्यास अल्पत्व है, बी में लांघन अल्पत्व है, सी में लांघन अल्पत्व है, डी में आपका अभ्यास बहुत्व है। तो मित्रों फट से बताइए कि 15 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों 15 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब अनभ्यास अल्पत्व है ना। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर कह दीजिएगा कि निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को चुने। मित्रों 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, चारों में से आपको बतलाना है कि निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को चुने। मतलब चारों में से कौन सा कथन मित्रों सत्य है, सही है। आपको हम निम्नलिखित जो इसमें से सही या गलत चुनना मित्रों रहता है उसमें आपको जरूर कुछ समय ज्यादा छोड़ देते हैं ताकि चारों ऑप्शन को पढ़ सकें और कमेंट्स में आंसर दे सके। तो साथियों समय हो चुका। अब 16 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथन आपका सही है। शुद्ध कल्याण में निषाद को आरोह में बढ़ते, ठीक है, करते पड़े दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। राग के आरोह अवरोह में 5 स्वर होने से किस जाति का राग कहलाता है। और मित्रों बताइए, राग के आरोह अवरोह में 5 स्वर होने से किस जाति का राग कहलाता है। ए में आपका संपूर्ण जाति का राग है, बी में साडव जाति का राग है, सी में आपका ऑडो जाति का राग है, डी में तो इनमें से कोई नहीं। और से साथियों बताइए कि 17 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चलें कि राग के आरोह अवरोह में 5 स्वर होने से किस जाति का राग कहलाता है। मित्रों यह जैसे ऑडो जाति का राग कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा कि 3 मुख्य जातियों के मिश्रण में, ठीक है, 3 मुख्य जातियों के मिश्रण से रागों की कुल 9 जातियां बनती है। निम्न में से कौन मुख्य जातियों में शामिल नहीं है। मतलब संपूर्ण, अस्थाई, साढ़व या अढ़व। ठीक है, तो मित्रों फट से बताइए कि इनमें से कौन है जो जाति के अंतर्गत नहीं आता है। संगीत में जो जाति है उसके अंतर्गत नहीं आता है। मित्रों ऑप्शन से ही आईना की तरह छट जा रहा है, इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ते हैं, उसमें ध्यान दीजिए और प्रतिदिन रात्रि 8 बजे क्लास को ज्वाइन कीजिए। प्रतिदिन का क्लास ही मित्रों आपका प्रॉफिट देने वाला है। तो साथियों बताते चलें, इसमें अस्थाई जैसे कोई जाति नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर खेल कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, कह रहा है प्रश्न आपको कि जिन स्वरों में 2 श्रुतियां का अंतर पाया जाता है वे स्वर परस्पर क्या कहलाते हैं। ए में आपका है वादी स्वर, बी में समवादी स्वर, सी में विवादी स्वर, डी में विरोधी स्वर। मित्रों फट से बताइए कि जिन स्वरों में 2 श्रुतियां का अंतर पाया जाता है मित्रों वह परस्पर क्या कहलाता है। साथियों बताते चले कि 19 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा विरोधी स्वर। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है।
इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर फिर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, संगीत समय सार के अनुसार प्राचीनवादी टोपियों में अनुवादी स्वर किस रूप में राग का सौंदर्य वर्धन करते हैं? ए में आपका है राजा की भूमिका को, बी में मंत्री की भूमिका में, सी में है प्रजा के रूप में, डी में मित्रों विवादी के रूप में। और से मित्रों बताइए कि 20 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों बताते चले कि 20 नंबर प्रश्न का जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर राजा की भूमिका में, ए पर आंसर आपका सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। वर्णों का क्रमानुसार वह नियमित प्रयोग क्या कहलाता है? ए में आपका आलाप है, बी में अलंकार है, सी में तान विविधता है, डी में आपका गमक है। और से मित्रों बताइए कि वर्णों का क्रमानुसार वह नियमित प्रयोग क्या कहलाता है? तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों जो आपका हो जाएगा अलंकार। अलंकार कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी साथियों क्या है, सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? ए में आपका 8 है, बी में 7 है, सी में 5 है, डी में आपका 4 है। और से मित्रों बताइए कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों फट से बताइए कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो मित्रों बताते चले कि संगीत में वर्ण जैसे मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, एक ही स्वर को एक या एक से अधिक बार लगाना क्या कहलाता है? फट मित्रों बताइए, एक ही स्वर को एक या एक से अधिक बार लगाना क्या कहलाता है? ए में आपका आरोही वर्ण है, बी में अवरोही वर्ण है, सी में अस्थायी वर्ण है, डी में आपका संचारी वर्ण है। और से मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों 23 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा स्थायी वर्ण। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न साथियों, संचारी वर्ण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? और से मित्रों बताइए चारों ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। अब फटाफट जो ऐसे ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कि इसमें से कौन सा कथन क्या है, सत्य है। प्रत्येक प्रश्न को मित्रों पढ़ने के बाद हम समय इसलिए छोड़ देते हैं ताकि आप आंसर कमेंट्स में दे सके। तो 24 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी दैट मीन्स आलाप में अस्थायी आरोही एवं अवरोही तीनों ही वर्ण का मिश्रित प्रयोग संचारी वर्ण कहलाता है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा गमक के प्रकार में शामिल नहीं है? और से मित्रों बताइए टोटल गमक की संख्या कितना है, आपको कमेंट में बताना है। और निम्न में से कौन सा गमक के प्रकार में शामिल नहीं है? जमजमा, पुरिया, घसीट या मुर्की। बताइए साथियों इनमें से कौन है जो गमक का प्रकार नहीं है? तो मित्रों बताते चले कि पुरिया धनाश्री जैसे गमक का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों ध्यान दीजिएगा। पंडित सारंग देव ने गमक के कितने प्रकार बताए हैं? मित्रों अभी 25 नंबर प्रश्न मित्रों भी हम पूछे भी थे आपसे कि गमक के कुल कितने प्रकार हैं, और इसीलिए मित्रों वहां पर हम आंसर नहीं बताए थे क्योंकि आगे इस प्रश्न का विश्लेषण किया हुआ था। तो मित्रों अब तो आप बता दीजिए कमेंट्स में कि गमक के कितने प्रकार होते हैं। अब आपको बताना अति आवश्यक है। ए में आपका 15 है, बी में 21 है, सी में 27 है, डी में आपका 32 है। और से साथ ही बताइए कि पंडित सारंग देव ने गमक के कितने प्रकार बताए हैं। तो मित्रों 26 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा गमक के कुल 15 प्रकार बताया गया है, ठीक है। एप्पल आंसर साथियों क्या है, सही है, एप्पल नहीं। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। अगला प्रश्न आपका है, संगीत रत्नाकर में कितने अस्थाई बताए गए हैं? और से मित्रों बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि संगीत रत्नाकर जो मित्रों ग्रंथ है उसमें स्थाइयों की संख्या कितनी बताई गई है? 75, 86, 96 और 100। और से मित्रों बताइए कि संगीत रत्नाकर में कितने स्थाई बताए गए हैं? साथियों 27 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 96 मतलब 96 आंसर आपका क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा मित्रों सही है, ठीक है।
इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर हम लोग बारीकी से क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है, क्रियाओं के मध्य का अवकाश या विश्रांति क्या कहलाती है? ए में आपका तान है, बी में आलाप है, सी में श्रुति है, डी में आपका लय है। और से मित्रों बताइए क्रियाओं के आलाप का अवकाश या विश्रांति क्या कहलाती है? तो मित्रों 28 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा लय कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों क्वेश्चन नंबर 29 को बारीकी से क्लियर कीजिएगा। भारतीय संगीत में कितने प्रकार के लय माने गए हैं? अब बताइए यदि प्रश्न का यदि आप आंसर नहीं देते हैं तो समझिए कितना दुख की बात है। मंद्र लय, मध्य लय, एक और क्या है फट से बताइए, फटाफट बताइए। ठीक है, कमेंट्स में आंसर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए बताइए। दो का नाम बता दीजिए, टोटल 3 होता है। भारतीय संगीत में कितने प्रकार के लय होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है सही है। एक का नाम आपको कमेंट्स में जरूर बताइए ताकि हम भी जान सके कि आपका तैयारी कितने जोर शोर से चल रहा है। और प्रतिदिन यदि आप तैयारी में यदि चारों चांद लगाना चाहते हैं मित्रों, आप हमारे साथ प्रतिदिन रात्रि 8 बजे जरूर क्लास को ज्वाइन कीजिए। और इससे ज्यादा जरूरी आपको ये कि जो भी आपके सगे संबंधित मित्र जो है बीपीएससी म्यूजिक का, स्टेट का या किसी भी स्टेट लेवल का म्यूजिक से यदि शिक्षक बनना चाहते हैं तो मित्रों उनको यह वीडियो का लिंक आप जरूर शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ वो भी जुड़ सकें और आपके साथ कमेंट्स में आंसर दे सके, ताकि आप लोग को पता यह चल पाएगा कि आपका कितना तैयारी है और अगले व्यक्ति का कितना तैयारी है। नहीं, निम्नलिखित में से कौन लय के प्रकार में शामिल नहीं है? ए में विलंबित है, बी में अति विलंबित है, सी में मध्य है और डी में आपका द्रुत लय है। फट से मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है, इनमें से कौन है जो मित्रों लय में शामिल नहीं है? तो मित्रों लय भी 3 प्रकार का था, ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, एक तो इसमें गड़बड़ है। तो 30 नंबर प्रश्न का जो मित्रों आंसर हो जाएगा अति विलंबित कोई लय का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। लय के आधार पर भारतीय संगीत में असंख्य तालों का निर्माण कितने प्राणों के आधार पर हुआ है? ए में आपका 5 है, बी में आपका 8 है, सी में 10 है, डी में आपका 12 है। और से साथियों बताइए कि लय के आधार पर भारतीय संगीत में असंख्य तालों का निर्माण कितने प्राणों के आधार पर हुआ है? तो मित्रों 31 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 आंसर हमारा क्या है सही है। नहीं 10 ऑप्शन नंबर सी साथियों सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से कौन प्राण के प्रकार में शामिल है? ए में आपका सम है, बी में ताली है, सी में खाली है, डी में आपका मार्ग है। और से मित्रों बताइए कि निम्न में से कौन प्राण के प्रकारों में शामिल है? तो मित्रों 32 नंबर प्रश्न में एक ही है जो मित्रों प्राण है, बाकी प्राण है ये नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन आंसर क्या होगा ये बताइए पहले। नहीं साथियों बताते चले कि मार्ग ही जो है इसमें प्राण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है सही है साथियों। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि निम्न में से कौन प्राण के प्रकार में शामिल नहीं है? इनमें से कौन है जो प्राण नहीं है? सम, मार्ग, यति या काल। सबसे मित्रों बताइए कि इनमें से कौन है जो प्राण के प्रकारों में शामिल नहीं है? तो मित्रों बताते चले कि 33 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए क्योंकि बहुत ही बेहद ही और आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से प्राण का प्रकार में शामिल नहीं है तो सम प्राण के प्रकार में शामिल नहीं है। एप्पल आंसर हमारा सही साथियों। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से कौन निबंध गान के उदाहरण नहीं है? ए में आपका प्रबंध है, बी में आलाप है, सी में धमार है, डी में आपका दादरा है। मित्रों फट से बताइए कि निम्नलिखित में से कौन निबंध गान के उदाहरण नहीं है? तो मित्रों 34 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा आलाप जो है आलाप निबंध गान का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, इस प्रकार साथियों ध्यान दीजिएगा किस कोटि की बंदिश में राग का संपूर्ण ढांचा प्रस्तुत करने में सक्षम होती है? मित्रों फट से बताइए कि किस कोटि की बंदिशों राग का संपूर्ण ढांचा प्रस्तुत करने में सक्षम होती है?
ए में आपका निम्न कोटि की बंदिश, बी में मध्य कोटि की बंदिश, सी में उच्च कोटि की बंदिश, डी में मित्रों उपयुक्त में से सभी सही है। तो साथियों फट से बताइए कि 35 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चलें कि 35 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाए उच्च कोटि की बंदिश है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा। हिंदी साहित्य में कितने अस्थायी भावों की चर्चा है। और तो मित्रों बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि हिंदी साहित्य में कितने अस्थायी भावों की चर्चा है। ए में आपका 5 है, बी में 9 है, सी में 12 है, डी में आपका 15 है। और तो मित्रों बताइए कि हिंदी साहित्य में कितने अस्थायी भावों की चर्चा है। तो मित्रों 36 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 अस्थायी भावों की चर्चा है। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि रति भाव से किस रस की उत्पत्ति मानी जाती है। फट से मित्रों बताइए कि रति भाव से किस रस की उत्पत्ति मानी जाती है। ए में आपका वीर रस की, बी में अद्भुत रस की, सी में हास्य रस की, डी में मित्रों श्रृंगार रस की। और से साथियों बताइए कि रति भाव से किस रस की उत्पत्ति मानी जाती है। तो मित्रों 37 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है। उत्पत्ति के आधार पर दिए गए भाव रस युग्मों में असत्य युग्म की पहचान करें। ए में आपका शोक करुण, बी में है क्रोध भयानक, सी में विस्मय और अद्भुत, और डी में है निर्वेग और शांत है। और से मित्रों बताइए कि 38 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों बताते चले कि 38 नंबर प्रश्न का आंसर जो आपका हो जाएगा असत्य जैसे क्रोध और भयानक, यही मित्रों क्या है असत्य। वैसे मित्रों याद रखिएगा कि क्रोध से इंसान को हमेशा लॉस होता है, कभी प्रॉफिट नहीं हो सकता है। क्रोध से हमेशा आपको विनाश हो सकता है, कभी सफलता नहीं मिल सकता है। कुछ कष्ट सह लीजिए परंतु क्रोध नहीं कीजिए, कुछ बात सुन लीजिए परंतु क्रोध नहीं कीजिए। क्रोध को शांत रखिए, इससे निश्चित आपको सफलता मिलेगा और जीवन सुखमय होगा। ठीक है, निम्नांकित में से किस रस को वर्तमान समय में कहीं कहीं दशम रस के रूप में माना जाता है। ए में आपका वीर रस, बी में हास्य रस, सी में रौद्र रस, और डी में मित्रों वात्सल्य रस। और से मित्रों बताइए निम्नलिखित में से किस रस को वर्तमान समय में कहीं दशम रस के रूप में माना जाता है। तो मित्रों 39 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा वात्सल्य रस है। ऑप्शन नंबर डी साथियों सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है आपका। मित्रों 40 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। करुण रस की उत्पत्ति किस स्वर द्वारा होती है। ए में आपका मध्य एवं पंचम द्वारा, बी में सतज एवं ऋषभ द्वारा, सी में गंधार व निषाद द्वारा, डी में तो धैवत द्वारा। और से साथियों बताइए कि करुण रस की उत्पत्ति किस रस द्वारा होती है। तो मित्रों 40 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा गंधार व निषाद रस द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा कि विभत्स व भयानक रस की उत्पत्ति किस स्वर द्वारा होती है। ए में आपका मध्यम स्वर, बी में पंचम स्वर, सी में निषाद स्वर, डी में आपका धैवत स्वर। और से मित्रों बताइए विभत्स व भयानक रस की उत्पत्ति किस स्वर द्वारा होती है। तो मित्रों 41 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा धैवत स्वर द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ऋषभ स्वर द्वारा किस रस की उत्पत्ति होती है। ए में अद्भुत रस, बी में श्रृंगार रस, सी में हास्य रस, डी में आपका वीर रस। और से मित्रों बताइए कि ऋषभ स्वर द्वारा किस रस की उत्पत्ति होती है। तो मित्रों 42 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर अद्भुत रस साथियों सही है। नहीं, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में स्वरों के अनुसार कितने वर्ग बनाकर उनमें रसों का समावेश बताया गया है। ए में आपका 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में आपका 5 है। और से मित्रों बताइए कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में स्वरों के अनुसार कितने वर्ग मित्रों जैसे बनाकर उनमें स्वर रसों का समावेश बताया गया है।
साथियों बताते चले कि 43वें प्रश्न का आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 आंसर आपका सही है। नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर बी साथियों आपका क्या है, सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। निम्नांकित में से कौन सी लय हास्य व श्रृंगार रस का पोषक है? फट से बताइए। ए में आपका साथियों विलंबित लय है, बी में द्रुत लय है, सी में मध्य लय है, डी में आपका अति द्रुत लय है। फट से मित्रों बताइए कि निम्नांकित में से कौन सी लय हास्य एवं श्रृंगार रस की पोषक है? तो मित्रों 44वें प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मध्य लय। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। वीर रौद्र एवं अद्भुत रसों का पोषक किस लय को माना जाता है? ए में आपका द्रुत लय है, बी में अति द्रुत लय है, सी में विलंबित लय है, डी मित्रों अति विलंबित लय है। तो मित्रों फट से बताइए कि वीर रौद्र व अद्भुत रसों का पोषक किस लय को माना जाता है? तो मित्रों बताते चले कि इसमें डी नंबर जो ऑप्शन है वो लय का प्रकार है, ये नहीं है। ए बी सी आपका बच गया। फिर तीनों में से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो मित्रों बताते चले कि 45वें प्रश्न का आंसर होगा द्रुत लय, मतलब एप्पल आंसर हमारा क्या है, सही है साथियों। मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा। लास्य क्या है? ए में आपका ऑप्शन है रस का एक प्रकार है, बी में नृत्य का एक प्रकार है, सी में आलाप का एक प्रकार है, डी मित्रों भाव का एक प्रकार है। मित्रों 46 नंबर प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि DSSB मित्रों यह प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है, ए स्टेट में पूछा हुआ, BPSC में भी पूछा हुआ है। तो मित्रों आप फट से बताइए कि लास्य क्या है। बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो साथियों बताते चले कि लास्य जैसे नृत्य का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। अगले प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किसके माध्यम से एक गायक एक ही राग, एक ही स्वर व शब्दों से भिन्न भिन्न भावों का उत्पत्ति कर पाता है? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है काकू भेद के माध्यम से, बी में आलाप के माध्यम से, सी में लय के माध्यम से, डी मित्रों वाद्य यंत्रों के माध्यम से। तो फट से मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 47वें प्रश्न मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मित्रों बताते चले कि काकू भेद के माध्यम से, एप्पल आंसर आपका क्या है, सही है साथियों। अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। श्रृंगार यहाँ होगा। श्रृंगार रस के लिए कौन सा वाद्य यंत्र उत्तम माना जाता है? ए में आपका बीना है, बी में वायलिन है, सी में सारंगी है, डी में आपका सितार है। और से मित्रों बताइए कि श्रृंगार रस के लिए कौन सा वाद्य यंत्र उत्तम माना जाता है? तो मित्रों 48वें प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा वायलिन। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। मित्रों आप एक प्रश्न का आंसर दीजिए कि बीजी जोग का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मित्रों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि बीजी जोग का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, मतलब कौन सा वाद्य यंत्र हो जाते हैं। तो कमेंट्स में आप जरूर बताइए। साथियों आज का अंतिम प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। शांत व करुणा रस के लिए किस वाद्य यंत्र को उत्तम माना जाता है? शांत व करुणा रस के लिए किस वाद्य यंत्र को उत्तम माना गया है? ए में आपका शहनाई है, बी में बीना है, सी में सितार है, डी में आपका बांसुरी है। मित्रों फट से बताइए कि शांत व करुणा रस के लिए किस वाद्य यंत्र को उत्तम माना गया है? तो मित्रों 49वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा बीना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इस प्रकार मित्रों आज का क्लास जैसे यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। यदि मित्रों इस चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और मित्रों यदि आप स्टेट क्वालिफाई होना चाहते हैं, BPSC क्वालिफाई होना चाहते हैं, ठीक है, DSSB नेट KVS या EMRS में तो क्वालिफाई होना चाहते हैं, तो मित्रों आप इस चैनल के माध्यम से जरूर जुड़ें। और मित्रों इस नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों आपको तत्काल जैसे म्यूजिक के संपूर्ण कोर्स मित्रों बहुत ही कम शुल्क में जैसे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिससे आपको 100% मित्रों जैसे रिजल्ट होगा, ठीक है। मित्रों एक चीज आपको जरूर बताएंगे कि जीवन में यदि सफलता पाना चाहते हैं तो कुछ देर पहले जो मित्रों हम बताएं कि एक निश्चित दृढ़ संकल्प के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, चाहे उसमें आपको कितना भी कष्ट क्यों नहीं झेलना पड़े, ठीक है। गायत्री परिवार में मित्रों एक बात आप लोग सुने होंगे, बताया जाता है उसमें
कि यदि किसी भी प्रकार का यदि आपको कष्ट या पीड़ा यदि झेलना पड़ रहा हो, यदि इस माध्यम से यदि आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मित्रों वह सफलता का प्रतीक होता है। इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये नहीं कि पढ़ते समय कभी सो गए, कभी लेट गए, बाद में पढ़ लो, बाद में देख लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाद में तो कोई काम को करने की जरूरतें नहीं है, जो करिए तुरंत कीजिए, निश्चित आपको सफलता मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार मित्रों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।